हेलो दोस्तों, एमडी स्टडी पॉइंट खरेरा में आपका स्वागत है। चलिए आज हम बात करते हैं कक्षा 10 हिंदी ग्रामर की। कक्षा 10 हिंदी ग्रामर में हम काव्य का रूप देखते हैं। चलिए हिंदी व्याकरण कक्षा 10। हिंदी व्याकरण कक्षा 10 में काव्य का रूप देख। काव्य का रूप, काव्य के रूप कितने प्रकार का होता है, काव्य के कितने भेद होते हैं, हम इस विषय पर आज चर्चा करते हैं इस वीडियो में। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। काव्य के भेद, काव्य के कितने भेद होते हैं? तो काव्य के दो भेद होते हैं। पहला दृश्य काव्य और दूसरा श्रव्य काव्य। सबसे पहले हम बात करते हैं काव्य की परिभाषा क्या होती है, काव्य कहते किसे हैं, काव्य होता क्या है। चलिए आइए जान लेते हैं। आचार्य विश्वनाथ के अनुसार, आचार्य विश्वनाथ के अनुसार, आचार्य विश्वनाथ ने क्या दी है काव्य की परिभाषा? आचार्य विश्वनाथ ने दी है रसात्मकम वाक्यम काव्यम। रसात्मकम वाक्यम काव्यम अर्थात रसयुक्त वाक्य ही काव्य है। क्या कहा आचार्य विश्वनाथ ने? रसात्मकम वाक्यम काव्यम अर्थात रसयुक्त वाक्य ही काव्य है। क्या है? रसयुक्त वाक्य ही काव्य है। चलिए हमने काव्य की परिभाषा पढ़ ली। अब काव्य के भेद कितने होते हैं तो मैं बता दूं गाइस, काव्य के दो भेद होते हैं। पहला दृश्य काव्य और दूसरा श्रव्य काव्य। दृश्य काव्य किसे कहते हैं? देखने वाले काव्य को दृश्य काव्य कहते हैं। देखने वाले काव्य को दृश्य काव्य कहते हैं। दृश्य का मतलब होता है देखना और श्रव्य का मतलब होता है सुनना। क्या होता है? सुनना। तो श्रव्य काव्य की परिभाषा ये जान लेते हैं। सुनने वाले काव्य को श्रव्य काव्य कहते हैं। सुनने वाले काव्य को श्रव्य काव्य कहते हैं और देखने वाले काव्य को दृश्य काव्य कहते हैं। समझ में आया? चलिए देखते हैं। अब देखने वाले काव्य के अंतर्गत कौन कौन सी चीजें आती हैं? तो चलिए नाटक और एकांकी। नाटक और एकांकी ये दो चीजें हैं जो दृश्य देखने वाले काव्य के अंतर्गत आती हैं। दृश्य काव्य जिसके अंतर्गत आती हैं वो दो चीजें कौन कौन सी है? नाटक और एकांकी। सुनने वाले काव्य के अंतर्गत क्या आता है?
जैसे कहानी है, कविता है, उपन्यास है, संस्मरण है आदि। क्या आता है? कहानी, कविता, उपन्यास, संस्मरण आदि। हेलो भाई, समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं। एक बार मैं फिर से रिकॉल कर देता हूं। कक्षा 10 की हिंदी व्याकरण है, उसमें हम काव्य का रूप अध्ययन कर रहे हैं। हमने सबसे पहले काव्य की परिभाषा पढ़ी। क्या पढ़ी? काव्य की परिभाषा। तो काव्य की परिभाषा क्या है दोस्तों? आचार्य विश्वनाथ ने काव्य की क्या परिभाषा दी है? रसात्मकम वाक्यम काव्यम, अर्थात रस युक्त वाक्य ही काव्य हैं। क्या है? रस युक्त वाक्य ही काव्य हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब काव्य के भेद की बात करते हैं। तो काव्य के कितने भेद होते हैं? काव्य के 2 भेद होते हैं। चलिए 2 भेद कौन कौन से होते हैं? दृश्य काव्य और श्रव्य काव्य। यहाँ पे हम दृश्य का अर्थ निकालेंगे। दृश्य का मतलब होता है देखना, अर्थात वो है काव्य जिसे देखा जा सके, या फिर कह सकते हैं देखने वाले काव्य को दृश्य काव्य कहते हैं। देखने वाले काव्य को दृश्य काव्य कहते हैं। अब बात करते हैं श्रव्य काव्य। श्रव्य काव्य क्या होता है? श्रव्य का मतलब क्या होता है? सुनना, अर्थात सुनने वाले काव्य को श्रव्य काव्य कहते हैं। किस काव्य को? सुनने वाले काव्य को। चलिए दोस्तों, इसके अंतर्गत क्या चीजें आती हैं? इसके अंतर्गत आती हैं जैसे कविता है, कहानी है, उपन्यास है और संस्मरण है, रेखा चित्र है आदि चीजें। ठीक है, किसके अंतर्गत आती हैं? श्रव्य काव्य के अंतर्गत। ठीक है दोस्तों, चलिए हमने काव्य की परिभाषा पढ़ ली, काव्य के भेद पढ़ लिए। अब काव्य में अंतर पढ़ेंगे। किस काव्य में? श्रव्य काव्य और दृश्य काव्य में अंतर बताइए। चलिए दोस्तों, मैं इसको साफ कर लेता हूं। चलिए दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं। श्रव्य काव्य और दृश्य काव्य में अंतर बताइए। क्वेश्चन क्या है दोस्तों? श्रव्य काव्य और दृश्य काव्य में अंतर बताइए। चलिए ठीक है, अभी हमने परिभाषाएं पढ़ ली। पहले काव्य की परिभाषा पढ़ी, फिर काव्य के भेद पढ़े। काव्य के 2 भेद होते हैं, दोनों भेदों की हमने परिभाषाएं पढ़ ली, श्रव्य काव्य और दृश्य काव्य। अब हम अंतर फिक्स करते हैं इन दोनों में। चलिए श्रव्य काव्य, दूसरी तरफ दृश्य काव्य। तो पहला पॉइंट क्या है? सुनने वाले काव्य को श्रव्य काव्य कहते हैं। सुनने वाले काव्य को श्रव्य काव्य कहते हैं। दृश्य काव्य की क्या है? देखने वाले काव्य को दृश्य काव्य कहते हैं। सुनने वाले काव्य को श्रव्य काव्य कहते हैं और देखने वाले काव्य को दृश्य काव्य कहते हैं। आ गया ना समझ में दोस्तों? तो पहला अंतर क्या हुआ? ये सुनने वाले काव्य को श्रव्य काव्य कहते हैं और देखने वाले काव्य को दृश्य काव्य कहते हैं। दूसरा अंतर चलिए,
इसे रंगमंच पर अभिनीत नहीं किया जा सकता है। इसे रंगमंच पर अभिनीत नहीं किया जा सकता है और इसे रंगमंच पर अभिनीत किया जा सकता है। इसे रंगमंच पर अभिनीत नहीं किया जा सकता, इसे रंगमंच पर अभिनीत किया जा सकता है। अच्छा दोस्तों, रंगमंच क्या होता है? रंगमंच क्या होता है? तो आपने स्टेज नाम तो सुना होगा। स्टेज, स्टेज को ही मेरे दोस्तों रंगमंच कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रंगमंच। तो देखिए, दृश्य काव्य देखने वाला काव्य है तो उसे स्टेज पर ही प्रदर्शित किया जाएगा, है ना। और जो सुनने वाला काव्य है उससे स्टेज का क्या लेना देना, है ना दोस्तों। चलिए, श्रव्य काव्य के अंतर्गत कहानी, कविता, उपन्यास आदि नाटक और एकांकी इसके अंतर्गत आते हैं। इसके अंतर्गत क्या क्या आते हैं? कहानी, कविता, उपन्यास, संस्मरण, रेखाचित्र, यात्रा वृत्तांत आदि चीजें। और इसके अंतर्गत क्या चीजें आती हैं? नाटक और एकांकी। आशा करता हूं दोस्तों आपको समझ में आया होगा। आने वाली वीडियो में हम देखेंगे नाटक किसे कहते हैं, कहानी किस, एकांकी किसे कहते हैं। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली आने वाली वीडियो में।